उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने यह डिसाइड किया कि जितने ज्यादा ड्रोन है हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था तब हमने 3 चीज की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहां पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑप सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। तो जैसे ही लड़ाई जितनी चलती जाएगी हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें। ये बात है। जहां तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हम ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूंगा कि ये समय की जरूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फायदा होगा। अब हम बात करते हैं पूनम जी की। पूनम जी ने पूछा है कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है और ड्रोन जो दिखाई दिए हैं उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फौज को वहां से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहां पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहां पर बैठे हों। जहां तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहां तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहां पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊं। जहां तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके।
तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव, ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो नेगेटिव न्यूज बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज ये है, हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं, और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे जरूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीजें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनकी टाइमिंग्स अलग है, इसलिए 24 घंटे इसको नजर रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने डीआईबी के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे यूआरएल्स, यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमारी तैयारी बहुत थी, और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर, आज की तारीख पे वो 23 मिलियन हिट्स ले चुका है। थैंक यू। All right. Oh, sorry. हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे इट नीड्स कांस्टेंट विजिल। इसका मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे दोनों साइड्स अपना ट्रेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 24 को आपको पता है कि किस तरह का एक हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके पहले कजान में दोनों टॉप लीडर्स मिले थे, उसके बाद आई थिंक तियानजिन में मिले थे, और दोनों के बीच में, इस टाइम के बीच में हमारी एसआर लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसी प्रकार से हमारी WMCC मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इन सब, उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री जी 2 बार मिल चुके हैं उनके रक्षा मंत्री जी से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल चुके हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से। So, since you spoke in English, I'll answer in English hereafter. So, as a result, now what is happening, that there is a kind of a sense of urgency and sense of acceptance from both the sides to keep the borders as calm, as quiet as possible. And how to go about it? How to go about it? Firstly, to keep the communication open. So now what is we have done, that we have various levels of talking echelons.
they speak to each other and make sure the minor issues are resolved at that place and not made into a major issue. So we have a station level meet, we have a CO level meet, and so on up till the corps commander. And wherever such meetings were not taking place, we have proposed in the Eastern Command also to have such meetings. The aim is to resolve the issue as early as possible, fast as possible, as amicable to both sides as possible. And this has actually drawn the results. And many places, small misunderstanding could lead to problems. We have sat down together and solved the issue. This is how we are going about it. As far as the issues of the force reduction and force deployment is concerned, I would like to just say that it is a matter of time, space, and resources. So what we look at, the forces should be placed in such a manner that they should be able to reach a particular deployment within the stipulated time and within the stipulated numbers. So that is something which we are looking at for the time being. Now, to handle this situation, two groups have been formed. One is the expert group, and second is the working group. As far the expert group is concerned, you are aware, looking at the boundary delimitation, and as far the working group is concerned, is looking at the boundary management. So once these groups give us some additional guidelines, based on that, on-ground developments will take place as of today.